नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रामगंज थाना अंतर्गत दो युवकों को 10-10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित किया गिरफ्तार। हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार एक युवक वाहन चोरी का भी निकला आरोपी। रामगंज थाना अंतर्गत दो अलग अलग मामलों में गश्त के दौरान पुलिस ने दो युवकों को 10-10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। रामगंज थाने के एएसआई नंद भंवर सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में आरोप पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को बाबूलाल एएसआई गश्त ड्यूटी पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि राजू होटल के पास एक युवक अवैध शराब लेकर खड़ा है, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की व तलाशी ली तो उसके पास जरीकेन में 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब मिली। पूछताछ में युवक ने दो अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी की वारदात करना भी कबूल किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम रमजान उर्फ रामपाल निवासी भवानीखेड़ा थाना गेगल का रहने वाला बताया। इस मामले में एएसआई नंद भंवर सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 7/11/2021 को श्री बाबूलाल जी एएसआई साहब चेतक ड्यूटी में थे, जिन्हें दौरान ड्यूटी मुखबिर का से इत्तला प्राप्त हुई कि राजू होटल के पास में एक व्यक्ति अवैध हथकढ़ शराब लिए खड़ा है, जिसे घेरा देखकर रोका। 10 लीटर का जरीकन था, उसके बाद उसको चेक किया और 10 लीटर कच्ची शराब पाई गई, जिस पर वापसी थाना मुकदमा नंबर 4/26/2021 धारा 16/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया जाएगा। अनुसंधान सहायक उप निरीक्षक नंद भंवर सिंह द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है रमजान उर्फ रामपाल पुत्र कर्णातीता निवासी भवानीखेड़ा थाना गेगल जिला अजमेर। ये इसकी भी ये अपने पूछताछ उन्होंने बता रहा 22 तारीख को मेरी पत्नी मेरे से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तलाश के दौरान इसने उसकी तलाश करने के लिए एक मोटरसाइकिल उठाई उसने वैशाली नगर से, पूछताछ में उन्होंने बताया इसने एक स्कूटी उठाई इसने जवार की नाड़ी अजमेर से, और पैसे नहीं थे तो इसने कंजर बस्ती किसी महिला से 10 लीटर कच्ची दारू खरीदी गांव में ज़्यादा भाव में बेचने के लिए। गांव में जा रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं दूसरा मामला 7 नवंबर को भगवानगंज चौकी इंचार्ज को दौरान गश्त इत्तला मिली कि फरीदाबाद कॉलोनी में एक युवक अवैध हथकढ़ शराब बेचने की फिराक में खड़ा है, जिस पर उक्त युवक की घेराबंदी कर पूछताछ की और तलाशी ली तो उसके पास से जरीकेन में 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद हुई। पकड़े गए युवक ने अपना नाम फिरोज काठात निवासी गांव केसरपुरा थाना मसूदा बताया, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थाने के एएसआई मनीराम द्वारा किया जा रहा है। भाई साहब, क्या मामला? कल दिनांक 7/11/2021 को श्री रेवतराम सहायक उप निरीक्षक प्रभारी चौकी भगवानगंज को दौरान गश्त इत्तला मिली कि फरीदाबाद कॉलोनी में एक व्यक्ति अवैध हथकढ़ शराब लेकर बेचने की फिराक में, जिसे घेरा देकर रोका, नाम पता पूछा तो फिरोज काठात पुत्र बहादुर काठात जाति मेहरात उम्र 21 साल निवासी केसरपुरा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर बताया, जिसके हाथ में 10 लीटर का जरीकन लेकर चेक किया तो उसमें अवैध हथकढ़ शराब होना पाई गई। वापसी थाना पर मुकदमा नंबर 427/2021 में दर्ज किया जाएगा। तफ्तीश श्री मनीराम जी एएसआई द्वारा की जा रही है। ये किस लिए लाया था दारू बेचने के लिए? ये बेचने के लिए। अच्छा, कहाँ से लाया था? अजमेर से? सांस से बेचने से। अनियमित पेयजल वितरण को लेकर कांग्रेसियों ने जलदाय अधिकारियों का किया घेराव। 7 दिन में नियमित पेयजल आपूर्ति करने की दी चेतावनी, सुनाई खूब खरी खोटी। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों एवं कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकुल भार्गव का घेराव कर बीसलपुर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद 72 से 96 घंटे में की जा रही पेयजल सप्लाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही 7 दिन में नियमित पेयजल वितरण करने की चेतावनी भी दी। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि कांग्रेसियों एवं पार्षदों ने आमजन की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से भेंट कर बीसलपुर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद 3 से 4 दिन में पेयजल आपूर्ति किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 48 घंटे में नियमित पेयजल सप्लाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता, अधिकारी एवं कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे।
अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि 7 दिन के भीतर नियमित पेयजल सप्लाई नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीसलपुर में पानी भरपूर है, तो भी अजमेर के जो अफसर हैं पीएचडी के, उनकी हठधर्मी से और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने से, लापरवाही होने से 80-80 घंटे 90-90 घंटे में पानी आ रहा है, जिसका हम सब मिलके सारे कांग्रेसी पार्षद और सारे जितने भी कांग्रेसी है वो विरोध करते हैं। और हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि सब अफसर लोग फील्ड में जाएंगे और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे, अन्यथा हफ्ते भर बाद हम राज्य सरकार को बताएंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि कांग्रेस जन ने अजमेर शहर में 48 घंटे में नियमित पेयजल सप्लाई करने, पेयजल कंट्रोल रूम पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करने, स्मार्ट सिटी व सीवरेज में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के निर्माण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा करने, पेयजल व पाइपलाइन संबंधित समस्याओं के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग की गई है। यदि जल्द इन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं होता है तो मुख्यमंत्री से मिलकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कांग्रेसियों ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकुल भार्गव, अधिशासी अभियंता संपत लाल जीनगर, अधीक्षण अभियंता राजीव संगोत्री एवं अन्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर अजमेर शहर में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। अधिकारियों से मिलना होगा। देखिए, जिस तरह अजमेर के अंदर अभी पीएचडी के अधिकारियों ने पानी की सप्लाई को बहुत बिगड़ा स्थिति में रख रखा है, शहर की जनता की शिकायतें आने लग रही थी, तो उस पर जनप्रतिनिधियों में हमारे जो समस्त पार्षदगण, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गणों के साथ हमने यहाँ अधिकारियों से मुलाकात की है, क्योंकि हर क्षेत्र में शिकायत है कि 72 से 96 घंटे के अंदर जो पानी की सप्लाई आ रही है, जबकि 48 घंटे में पानी की सप्लाई के लिए पूर्व में भी जो है मंत्री महोदय द्वारा भी निर्देश दे चुके हैं और अजमेर की जनता को आश्वासित भी कर चुके हैं। अगर 48 घंटे में सप्लाई नहीं दी इन्होंने तो उसके लिए हमने अधिकारियों को यहाँ चेतावनी दी है कि अजमेर की जनता के साथ और हमारी जो कांग्रेस की सरकार है उसके साथ जिस तरह आप जो है यहाँ उसकी रीति नीति के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं वो हम यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं करने देंगे। अजमेर की जनता को राहत दिलाना और समय पे पानी उपलब्ध कराना अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अधिकारी और पूर्व विधायक और पार्षदों के साथ हमने यहाँ इनसे आश्वासित करके और एक समय दिया है कि आने वाले सोमवार से ये सप्लाई सुचारू रहनी चाहिए। आपने चेतावनी भी दी है? बिल्कुल नहीं, ये तो अब हमारे जो अलग अलग क्षेत्र के लोग वाग हैं उन्होंने अपनी अपनी बात की कि वो क्षेत्र में उनको उनके साथ उनके जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ पब्लिक जो कर रही है, हमने अधिकारियों से सहजता से बात करके उन्हें बिल्कुल चेतावनी दे दी है। पार्षदों राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व में आए थे, उन्होंने 48 घंटे में जिन क्षेत्रों में सप्लाई नहीं हो पा रही है उसके लिए शिकायत दी थी। फील्ड ऑफिसर्स ने ये बताया है कि कुछ जगह प्रगति के अन्य कार्य जैसे सीवरेज कार्य और स्मार्ट सिटी के अंदर पाइपलाइन इत्यादि के कार्यों से कई बार सप्लाई में विलंब और व्यवधान आया, जिस वजह से कुछ जोन्स में 72 घंटे में सप्लाई रही है। हम प्रयासरत हैं कि समस्त शहर को 48 घंटे में सप्लाई दे सकें यदि कोई विद्युत व्यवधान आपूर्ति में हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं होता है तो हम लोग सब मिलके समग्र रूप से प्रयास करेंगे और हफ्ते भर में 48 घंटे में पूरे शहर को करने का प्रयास करेंगे। ये बात सही है कि बीसलपुर बांध में समुचित जल का भंडारण हो चुका है। हम आगामी ग्रीष्म ऋतु में पानी की आपूर्ति कर सकेंगे, परंतु ट्रांसमिशन सिस्टम जो अजमेर के लिए बिछा हुआ है वो वर्ष 2021 की मांग तक था, तो ट्रांसमिशन सिस्टम की सीमाएं होने के कारण यदि कोई पुष्कर फेयर या किसी अन्य कारणों से अतिरिक्त मांग पैदा होती है तो उसकी आपूर्ति में कठिनाई आती है, जो हम समस्त जिले में अनुपातिक रूप से कटौती करते हुए पूरी करने का प्रयास करते हैं। पुष्कर मेले में भी की वजह से भी कोई दिक्कत आई? अभी नहीं, अभी मैं नहीं ये कहूँगा, पर मुझे मालूम है कि आगामी सप्ताह 2 सप्ताह
हमें अतिरिक्त मांग की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हम अतिरिक्त प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष कुलदीप कपूर, फकरे मोइन, गुलाम मुस्तफ़ा, महासचिव शिव कुमार बंसल, नौरत गुर्जर, विजय नागोरा, नरेश सत्तावना, श्याम प्रजापति, द्रौपदी कोहली, मनीष सेठी, नुकुल खंडेलवाल, हितेश्वरी टांक, पिंकी बालोटिया, हमीद चीता, आरिफ खान, वाहिद खान, कपिल सारस्वत, सर्वेश्वर पारिक, कुशाल कोमल, हेमंत जोधा, गणेश चौहान, रोहित चौहान, सुनील केन, जावेद खान, हरिप्रसाद जाटव, शब्बीर खान, राकेश चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं पार्षदगण मौजूद रहे। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की पंचशील नगर इकाई ने जरूरतमंद परिवार की बालिका के विवाह में दिया सहयोग। 74वीं बालिका के विवाह में घर गृहस्थी बसाने का जरूरी सामान व उपहार किए प्रदान। दिगंबर जैन महिला महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की पंचशील नगर इकाई के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर, बीमार पिता एवं घर घर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का भरण पोषण करने वाली एक माता की बालिका के विवाह में सहयोग किया गया। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी ने बताया कि विधवा महिलाओं अथवा बीमार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाएं जिनके विवाह में व्यवस्थाओं में अड़चन आती है, उनके सहयोग मांगने पर उनकी समिति सदस्यों, समाज सेवियों एवं भामाशाहों का सहयोग लेते हुए सहयोग किया जाता है। पंचशील नगर इकाई अध्यक्ष प्रीति गदिया ने बताया कि समिति के निर्देश पर अजमेर की रहने वाली सुश्री संध्या, जिसका विवाह आगामी दिनों में होने जा रहा है, उसके विवाह एवं विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन में काम आने वाली सामग्री, जिसमें दुल्हन के लिए बेस, दुल्हन के बरी के बेस, 21 साड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पायजेब, लूंग, अंगूठी, सलवार सूट, ब्लैंकेट, सभी प्रकार के बर्तन, सेलो के आइटम, कुकर, ओवन, मिक्सी, प्रेस, गैस, चूल्हा, जूसर, चद्दर, सजावट के सामान, आकर्षक जूते, चप्पल, परिवारजन के कपड़े आदि देकर सहयोग किया गया। इस अवसर पर विशेष सहयोगकर्ता समिति के कोषाध्यक्ष भावना बाकलीवाल, महिला प्रकोष्ठ मंत्री नवल छाबड़ा, अध्यक्ष प्रीति गदिया, विभा जैन, सिंपल पाटनी, डॉक्टर मनीषा जैन, रेखा जैन, निर्मला जैन, मधु पाटनी, शीतल जैन, मनीषा गदिया, आशा जैन, कुसुम जैन, महासमिति अध्यक्ष शिखा बिलाला, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी, सर्वोदय कॉलोनी मंत्री रेणु पाटनी, वर्षा बढ़ियात्या, श्री दिगंबर जैन महासमिति अध्यक्ष अतुल पाटनी आदि मौजूद रहे। आखिर में समिति की कोषाध्यक्ष भावना बाकलीवाल ने सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए बताया कि समिति द्वारा अब तक 74 बालिकाओं के विवाह में सहयोग किया जा चुका है। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला युवा महिला संभाग की पंचशील इकाई के तत्वाधान में आज हम 74वीं शादी करने जा रहे हैं और उसके अंदर हमने संध्या नामक बच्ची है। इनका अभी कुछ 3 महीने पहले मेरे पास ये सूचना आई थी कि इस बच्ची के बहुत ज़रूरतमंद बच्ची है, इसलिए इसकी शादी के उसमें सहयोग करना है। तो मैंने पंचशील इकाई से जब इनको एक बार कहा तो ये शहर से इन्होंने स्वीकार कर लिया और ये आज इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ गृहस्थ जीवन में एवं शादी में जितने भी सामान काम आने लायक है वो सभी इस बच्ची को देने का भरपूर प्रयास किया है इन्होंने। और ये सभी ने ये कामना की है कि बच्ची का भविष्य बहुत उज्जवल रहे और बच्ची जहाँ भी जाए अपना बहुत स्वयं कमाए और परिवार को उत्थान की ओर ले जाए। आज हम महासमिति के सानिध्य में ये 74वीं शादी करने जा रहे हैं। हमारी जो बन्नी है वो संध्या है और यहाँ से शादियों की केकड़ी जा रही है। शादी के उपरांत जो सामग्री काम में आती है वो सब हमने यहाँ पे एकत्रित करके उसको दी है। उसमें बेस है, ज्वेलरी है, पायल बिछिया है, सेट है और साड़ियाँ हैं, 21 साड़ियाँ, बर्तन, स्टील के सारे बर्तन, कोठी, परात और हंडा वगैरह सारी सामग्री हमने यहाँ पे जुटाई है। और इस मांगलिक अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कन्या को बोझ न समझे। वह एक मांगलिक है, जन्म से ही मांगलिक है और जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो कन्या को ही बुलाया जाता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि कन्हैया को बुलाओ। तो जन्म से मांगलिक है। और मैं इतना और ये कहना चाहूँगी कि सूरज का रूप, चांद का चेहरा है बेटियाँ, बाइबल, कुरान और गीता है बेटियाँ, एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, दोनों कुल की लाज बचाती है बेटियाँ, दोनों कुल की लाज बचाती है बेटियाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कन्या को बोझ न समझे। और पूरी पंचशील इकाई की ओर से हमने ये 74वीं शादी का जो बीड़ा उठाया महासमिति के सानिध्य में, हमें पूरी समिति के सदस्यों को गर्व है। पूरी समिति के सदस्यों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। महासमिति के सभी पदाधिकारी आज हमारे साथ उपस्थित है, जिसमें शिखा जी बिलाला, मधु जी पाटनी, रेणु जी सभी यहाँ उपस्थित है। मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। भावना जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं
श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति युवा महासमिति के तत्वाधान में आज पंचशील इकाई एक गरीब बच्ची जो कि जिसकी महासमिति 74वीं शादी का बीड़ा उठाया है और उसका सहयोग करने के लिए हमें बोला गया था। हमारी पंचशील इकाई की सभी सदस्यों द्वारा, सभी हमारे परिवार के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। बच्ची के शादी के उपरांत जो भी सामान गृहस्थी में काम आता है उसका हमने सारा पूरा भरपूर सहयोग करके इकट्ठा करके इनको दिया है। हम इस बच्ची के लिए यही कामना करते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल हो और ये अपने घर परिवार पूरी गृहस्थी को अच्छी तरह संभाले। बेटियां हमेशा 2 किलो की लाज रखती है। बेटी हमेशा कभी घर का बोझ नहीं होती है। बेटियां जो होती हैं वो घर दुल्हन बन के अपने घर जाती है, वह वहाँ का भी अपने सर पर बोझ जाती है, कमाती है, खिलाती है, सबका पालन पोषण करती है। बेटी एक दुर्गा भी है, बेटी एक माँ भी है, बेटी एक बहन भी है। बेटी में सब स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। पुरुष बिना बेटी या बिना स्त्री के अधूरा है। इसलिए हम यही चाहेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये बेटी जहाँ भी जाए हमारे सबका अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही इसकी उज्जवल भविष्य की कामना है। 11 राज बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का उद्घाटन। कायड़ विश्राम स्थली पर कैडेट्स ने ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मानित। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स का नेशनल इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एनसीसी के माध्यम से आयोजित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कैंपों में कैडेट्स के बीच राष्ट्रीयता का भाव जागृत होता है। यह बात उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल बी के बांगरवा ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कही। मंगलवार को कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के उद्घाटन समारोह में कर्नल बांगरवा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीयता ही एनसीसी का मूल मंत्र है और राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। एनसीसी के कैंपों में कैडेट्स अपने राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषा, खान पान, वेशभूषा, आहार व्यवहार, रीति रिवाज का आदान प्रदान कर राष्ट्रीयता के सूत्र में अहम किरदार निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप उनमें से एक है जो एक लघु भारत का रूप प्रस्तुत करता है। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के उद्घाटन सत्र से पूर्व कायड़ विश्राम स्थली पर कैडेट्स ने अपने ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा के नेतृत्व में एनसीसी अधिकारियों से एनसीसी गतिविधियों से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। कैंप के प्रथम चरण में 525 विभिन्न डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स भाग ले रही हैं। अपने ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा के साथ कैंप में मौजूद सभी छात्राओं ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। कार्यक्रम के अंत में एनसीसी गीत गाकर कैडेट्स ने कायड़ विश्राम स्थली को देशभक्तिपूर्ण बना दिया। बुधवार को कैडेट्स नारेली की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करेंगी और दूसरी ट्रैकिंग दल पुष्कर के शैक्षणिक भ्रमण पर जाएगा। कैंप के उद्घाटन समारोह में 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल बीपी फर्नांडिस, 2 राजस्थान आर्टरी बैटरी एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल समीर चौधरी, 2 राज इंजीनियर कंपनी के कमान अधिकारी कर्नल ए बेनीवाल, 2 राजस्थान नेवल एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कैप्टन रिपु दमन सूद, सूबेदार मेजर राजेश्वर सिंह, लेफ्टिनेंट संत कुमार, लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत, सेकंड ऑफिसर रेणु शर्मा, लेफ्टिनेंट नीतू राठौड़, सूबेदार अजीत सिंह, जीसीआई सुमित्रा चौधरी सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। मैं कर्नल विनोद बांगरवा, एनसीसी ग्रुप कमांडर उदयपुर। मेरे दाएं कर्नल फर्नांडिस, सीओ 11 राज बटालियन एनसीसी अजमेर, और संत कुमार एनओ ऑफ 11 राज। ये हमारे यहाँ पर 2 ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक कैंप चल रहे हैं। पहला कैंप है, ये 8 तारीख को आरंभ हुआ, जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, और ये 8 से लेके और 15 तक चलेगा, जिसमें कि 5 राज्य के गर्ल कैडेट्स यहाँ पर राजस्थान के साथ में सम्मिलित होकर इस ट्रैक में भाग लेंगी। इस प्रेजेंट वाले कैंप के अंदर उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और पंजाब और राजस्थान, इन 5 राज्यों के जो कैडेट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। और दूसरा कैंप जो होगा वो 17 तारीख से लेकर 24 तक होगा, जिसमें कि 4 राज्य के कैडेट्स आएंगे। और इन कैंप के अंदर आमतौर पर हम मोटिवेशन लेक्चर का आयोजन करते हैं, और इसके अलावा हम उनको 4 दिन ट्रैकिंग का एक अनुभव देते हैं, जो कि हमारे आसपास वाली जो पहाड़ियाँ हैं अजमेर की, उनमें ये लोग ट्रैक करते हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं और हमारे ऐतिहासिक और बाकी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये लोग इनका हम पर्यटन भी कराते हैं। और मकसद इसका नेशनल इंटीग्रेशन है, जिससे कि ये सभी जो अलग अलग राज्यों से कैडेट्स आए हैं ये आपस में मिलें और आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में
उनके रिलीजन के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनका खान पान है, रहन सहन है, उस सब के बारे में जो एक जानकारी हो, और ताकि ये लोग वापस जब जाएं तो इनको ये पता हो कि इस राज्य में हमने क्या क्या देखा और इस राज्य में किस किस तरह की जो है गतिविधि होती है। कैडेट्स कहाँ से आए सर? ये इस वाले में हैं जम्मू एंड कश्मीर के कैडेट्स हैं, उसके अलावा उत्तराखंड के हैं, पंजाब हरियाणा इनके हैं, और गुजरात के हैं, राजस्थान के अलावा। कैंप कब तक चलेगा? ये 15 तक चलेगा। ये पहले वाला कैंप जो है 15 तक है। इसमें ट्रैकिंग पे कहाँ ले जाओगे? ट्रैकिंग में हम नरेली हाइट हैं, पुष्कर हाइट हैं और तारागढ़ हाइट हैं। इन जगहों पर 2 से 3 घंटे का ट्रैकिंग होगा, अनुभव है, जिसमें कि बेसिकली इनको लड़कियां हैं, इसलिए इतना कोई ज़्यादा मुश्किल पहाड़ियाँ नहीं हैं, और हर साल हम करते आए हैं, तो ये बड़ा ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ही होगा। ट्रैकिंग के अलावा किस तरह से और कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? ट्रैकिंग के अलावा हम बाकी यहाँ पर कुछ लेक्चर्स रखेंगे, खेल कूद का आयोजन होगा, आपस में ये लोग खेलेंगे, मिक्स होके खेलेंगे। इसके अलावा कल्चरल कंपटीशन होगा, जिसमें कि गाना और डांस, ये जो अपना अपना जिस राज्य से आए हैं उस राज्य का कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे, और आपस में इनका कंपटीशन होगा, जो कि जिसमें जो भी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से कैडेट्स आए हैं, जो काफ़ी, जैसे कि जे.एन.के सबसे दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आया है, और हमारे राजस्थान एलिमेंट्स की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कि बच्चों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और उनको यहाँ पे हम नाग पहाड़ियों पे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम उनको नारेली दिखाएंगे, उनको एजुकेशनल टूर कराएंगे, दैन उनको और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हम इन्वॉल्व करेंगे, दैन हम यहाँ पे उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम में भी जो बच्चे हैं वो बड़े उत्साह के साथ में, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने को रेडी हैं और वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कितने दिन का चलेगा ये प्रोग्राम? ये 10 दिन का कैंप है, 15 तारीख को इसका ऑफ हो जाएगा। कौन कौन सी जगह से आए ये? उत्तराखंड है, हिमाचल, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है। मैं यहाँ हमारा ट्रैकिंग प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 में कृषि विषय में 256 पदों के अलावा शेष रहे 114 पदों का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन देकर 15 दिन का दिया वक्त। मंगलवार को आरपीएससी सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के 114 शील्ड कवर अभ्यर्थियों ने बताया कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 की विज्ञप्ति 20 विषय के 5000 पदों पर अप्रैल माह 2018 में जारी की गई थी, जिसमें कृषि विषय के 370 पद हैं। सभी विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है तथा कृषि विषय में भी 248 अभ्यर्थियों की बीकानेर में 10 अगस्त 2021 को काउंसलिंग करवाई जा चुकी है, जिसमें 224 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अंतिम परिणाम 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, जिसमें 256 अभ्यर्थियों को योग्य माना गया तथा 114 अभ्यर्थियों का परिणाम उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर के आदेशानुसार शील्ड कवर में रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 135 अभ्यर्थी राजस्थान राज्य और लगभग 70 अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के पात्र होते हुए भी अंतिम परिणाम में जगह नहीं बना पाए। इसलिए 114 शील्ड कवर अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम शीघ्र जारी कर उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आरपीएससी अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर योग्य अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दे। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी सचिव को 15 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा 24 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि कृषि व्याख्याता 2018 की जो भर्ती निकली थी उसमें 370 पोस्ट निकाली गई थी। उनमें से 256 का परिणाम 29 जुलाई 2021 को जारी कर दिया गया, जिनमें से 248 को अभी तक पोस्टिंग दे दी गई है। बाकी शेष बचे 114 अभ्यर्थियों का सील्ड कवर लिफाफे में परिणाम रख दिया गया है, जिनके पास में बीएड की पात्रता नहीं है, और हम जो अभ्यर्थी हैं उनके पास में बीएड की पात्रता भी है और एमएससी